आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब मैं और मेरा दोस्त विनय हम लोग अपने एक दोस्त की शादी से घर वापसी कर रहे थे तो तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। यहीं कोई 10-11 बज रहे होंगे और फिलहाल हमें 55 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। तो अभी घर पहुंचते पहुंचते और देरी होगी, जिस पर मैंने एक ताना कसते हुए विनय से कहा, पता नहीं अब कब घर पहुंचेंगे। मैंने कहा था आज वहीं रुक जाते हैं। तो इस पर विनय बोला, कहाँ रुकते यार, इतने लोग आए हुए थे, तूने देखा नहीं? थोड़ी देर गाड़ी चला, आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग, तू चिंता मत कर। विनय कुछ गलत नहीं बोल रहा था। सच में वहां काफी मेहमान आए हुए थे, पर इतनी रात गए ड्राइव करना भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। ऊपर से ऐसे रास्ते पर जहां दूर दूर तक आबादी का निशान तलक ना हो। पता नहीं वो कैसा रास्ता था। हमारी कार के अलावा ना तो कोई गाड़ी नजर आ रही थी और ना ही कोई ढाबा दुकान। उस रास्ते पर अगर कुछ था तो सिर्फ घना जंगल और बड़े बड़े विशाल पेड़, जो कि रात के अंधेरे में या यूं कहें तो हेडलाइट की रोशनी में बड़े खतरनाक नजर आ रहे थे। मेरी पूरी जिंदगी में वो पहली और आखिरी बार था कि मैं इस तरह के सुनसान रास्ते पर ड्राइव कर रहा था, वो भी रात के समय। कहीं ना कहीं हम दोनों के मन ही मन में डर की लौ फड़फड़ा तो रही थी, पर इतना काफी नहीं था, क्योंकि थोड़ी देर में मौसम का रुख बदलने लगा। हवाओं की रफ्तार एकदम से बढ़ गई और आसमान में बिजलियां चमकने लगीं। मौसम के इस हाल ने हम दोनों का ही मन को बेहाल कर दिया था। तभी विनय बोला, अचानक मौसम को क्या हो गया? बारिश का तो अभी सीजन भी नहीं चल रहा है। इस पर मैंने एक और ताना कसते हुए कहा, शायद भगवान भी यही बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने निकलकर गलती की। इस पर विनय थोड़ा खिसियाते हुए बोला, बस कर यार, अब कितना बोलेगा, गाड़ी चला ठीक से। मैं भी गाड़ी चलाए जा रहा था। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी और काली होती जा रही थी। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी एकदम से काफी तेज बारिश आ गई। ऊपर से हवाओं की रफ्तार कई गुना ज्यादा तेज हो गई। ऐसे इन तूफानी हवाओं के बीच गाड़ी चलाना उतना आसान नहीं होता। मुझे भी गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जिस पर विनय बोला, अबे यार, ऐसे मौसम में तो गाड़ी चलाना ठीक नहीं है। अब कौन सा पेड़ गाड़ी के ऊपर कब गिर जाए, घर तक तो हमारी खबर भी नहीं पहुंचेगी। इस पर मैंने कहा, पर यहाँ कहाँ रुकें, सब जगह तो पेड़ ही पेड़ हैं, कुछ तो नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी इतना कहा ही था कि तभी हेडलाइट की धुंधली सी रोशनी में मुझे सामने की तरफ एक घर जैसा कुछ नजर आने लगा। मैंने वो घर विनय को दिखाया। हालांकि ऐसे सुनसान रास्ते पर किसी घर का होना अजीब बात थी, मगर उस वक्त हमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उल्टा हम लोग काफी खुश हो गए। हम दोनों ने अपनी आपसी सहमति से गाड़ी को उस घर के पास ले जाकर रोका। वो घर 2 मंजिला था और काफी टूटा फूटा पुराना नजर आ रहा था। लग नहीं रहा था कि उस घर में कोई रहता भी होगा। तभी विनय बोला, तेरे को लग रहा है यहाँ कोई रहता भी होगा? मुझे तो नहीं लग रहा। इस पर मैंने कहा, लग तो मुझे भी नहीं रहा, पर यहाँ हम लोग रास्ते से तो सेफ हैं। यहीं गाड़ी में बैठते हैं, बारिश तूफान थमेगा तो निकलेंगे। और इतना कहकर हम दोनों उस घर की तरफ देखने लगे। वो घर थोड़ा अलग किस्म का था। पता नहीं क्यों बीच बीच में मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। इधर बारिश और तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हवाओं की रफ्तार वही थी और बारिश भी उसी तरह से बरसे जा रही थी। अभी हम लोगों को वहां गाड़ी में बैठे बैठे काफी समय बीत चुका था। रात भी काफी हो चुकी थी। मेरी तो आंख लगने लगी थी।
अभी मैं आंख बंद करके झपकी लेने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हमारी खिड़की पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज सुनकर मैं अचानक से उठ गया तो देखा कि एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी एक हाथ में लालटेन और एक हाथ में छतरी लिए पास वाली खिड़की पर खड़ा है। इशारे से वो मुझको खिड़की का शीशा नीचे गिराने के लिए बोल रहा था। तभी विनय बोला, शीशा थोड़ा सा नीचे कर। उसके कहे मुताबिक मैंने शीशे को थोड़ा सा नीचे गिराया, बस इतना कि उसकी आवाज आ सके। और मेरे शीशा गिराते ही बाहर से उस बूढ़े आदमी ने कहा, आप लोग कौन है बाबू, और यहाँ पर? इस पर मैंने कहा, बस बारिश के चलते रुके हैं, बारिश छूटते ही चले जाएंगे। इस पर वो आदमी बोला, तो आप लोग यहाँ क्यों हैं? अंदर आ जाइए, ये मेरा ही घर है। बारिश कब छूटेगी नहीं छूटेगी क्या पता। आइए आप मेरी छतरी में, मैं ले चलता हूँ। मैंने नजर घुमाकर विनय की ओर देखा तो विनय ने अपना सिर हाँ में हिलाया। उससे हाँ का इशारा पाते ही मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उस बूढ़े आदमी के छाते में घुस गया। दूसरी तरफ से विनय भी गाड़ी से निकलकर छाते में आ गया। जैसे तैसे बरसात से बच बचाकर हम लोग उस घर के अंदर दाखिल हो गए। बाहर से वो घर जितना टूटा फूटा लग रहा था, अंदर से उतना नहीं था। तभी उस आदमी ने कहा, आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप लोगों को कमरे तक ले जाता हूँ। इतना कहकर वो आदमी सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं और विनय भी सीढ़ियाँ चढ़कर उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो हमें एक कमरे में ले गया और बोला, इस पूरे घर में बस यही एक कमरा रहने लायक है, आप लोग यहीं सो जाइए। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं नीचे ही हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। अभी मैं उस कमरे को चारों तरफ से देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर दीवार पर टंगी एक फोटो फ्रेम पर गई। तस्वीर एक औरत आदमी और एक छोटी सी बच्ची की थी जिस पर फूलों की माला लटक रही थी। मैंने वो तस्वीर विनय को दिखाई। खैर, चूंकि हम दोनों काफी थके हुए थे इसलिए हम लोग पलंग पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगे। घंटा दर घंटा बीतता चला गया, मगर नई जगह होने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पलंग पर उठकर बैठा। विनय सो चुका था। मैं पलंग से नीचे उतरा और कमरे की खिड़की के पास, जो कि बाहर की तरफ थी, वहां जाकर बाहर देखने लगा। मेरी कार बारिश में भीग रही थी। अभी मैं खिड़की पर खड़ा बाहर देख ही रहा था कि तभी बाहर गलियारे से मुझे एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दौड़कर गलियारे में इधर से उधर भाग रहा हो। पर इतनी रात गए कौन होगा? हैरान होकर मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। हालांकि बाहर गलियारे में अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, मगर एक बच्ची जो कि इधर से उधर दौड़ रही थी उसे मैं साफ तौर पर देख पा रहा था, क्योंकि उस बच्ची का पूरा शरीर चमक रहा था जैसे उसके शरीर से रोशनी निकल रही हो। तभी मैंने जब उस बच्ची का चेहरा गौर से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि ये वही बच्ची थी जिसकी तस्वीर पर फूलों की माला लटक रही थी। तभी मेरी नज़र उस गलियारे के दो तरफ खड़े औरत आदमी पर गई। ये दोनों भी वही तस्वीर वाले लोग थे और इनके भी शरीर से रोशनी निकल रही थी। इतने में ही वो बच्ची भागते भागते मेरी तरफ आने लगी और अचानक से भागते हुए मेरे शरीर के आर पार हो गई। मैं समझ गया कि ये लोग इंसान नहीं हैं। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके पलंग पर जो लेटा तो सीधे अगली सुबह ही पलंग पर से उतरा। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। वहाँ से निकलने से पहले मैंने इस बात का जिक्र उस बूढ़े आदमी से किया तो उसने बताया कि दरअसल वो आदमी उसका बेटा
और वो औरत उसकी बहू थी, वहीं वो बच्ची उसकी पोती। 4 साल पहले एक रोड हादसे में उन तीनों की मौत हो गई। तब से उनकी आत्मा यहीं भटकती है, मगर वो लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।